Good morning student, this is the class 10th and yesterday we discussed something about the basic concepts of chemistry, right? कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? I think हमने solid state तक पढ़ लिया था. हम डिस्कस कर रहे थे classification of matter. ठीक, तो come back to the topic. Classification of matter. कल मैंने आपको बताया था कि मैटर दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकली एंड केमिकली. दैट्स मीन्स ऑन द फिजिकल बेसिस, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, है ना. और हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो इसमें हमने क्या देखा था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक, तो सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड मटेरियल कोई भी क्या होता है जिसके अंदर बहुत कॉम्पैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. और मैंने कल बताया था दिस इज द ओनली रीजन फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस. आप जानते हो कि सॉलिड सब्सटेंस बहुत हार्ड होते हैं, रीजन उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. कल मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था और उसके हिसाब से समझाया था, है ना. अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग हेयर यू विल गेट इन द नोट्स ऑल्सो. तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो कि ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है और ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं. अब आप देख रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी क्लोजली पैक्ड हैं. तो ये जो क्लोजली पैक्ड होगा तो ऑब्वियस ये बात है कि भाई जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये हार्ड होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो है ना. अच्छा, इसके अलावा इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दो तरीके की एनर्जीज पढ़ी है फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. क्यों? क्योंकि इसके एटम्स को, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनको इधर उधर जाने का स्पेस ही नहीं है ना. आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप इन मॉलिक्यूल्स और इन एटम्स के बीच कोई भी मूवमेंट चाहते हो. तो हमने कल ये बात पूरी डिस्कस कर ली थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी कॉम्पैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस द वेरियस प्रॉपर्टीज शोन बाय सॉलिड इज पॉसिबल. तो दिस वॉज द रीजन. अब हम दूसरी स्टेट पर आते हैं, दैट इज लिक्विड. सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है. अब लिक्विड क्या होगा? अगर मान लीजिए हम किसी लिक्विड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? आपको अच्छे से पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होंगे. अब जब मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह 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 जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सॉलिड्स की तुलना में थोड़ी सी कम होंगी. ये इतना हार्ड नहीं होगा लिक्विड जो होगा. और दूसरी बात, ये फ्लो कर सकेगा. इसके बीच में जो गैप्स हैं उसके कारण ये कंप्रेसिबल भी होगा लिमिट तक, एक लिमिट तक, क्योंकि गैसेस तो बिल्कुल कहीं पर भी फ्लो की जा सकती हैं, कितनी भी कंप्रेस की जा सकती हैं, पर लिक्विड एक लिमिट तक कंप्रेस किया जा सकता है. तो बहुत ही शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि इन सब का आप समझ गए ना रीजन क्या है. कि जब वेरियस प्रॉपर्टीज विच अ लिक्विड शो, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के द्वारा जितनी भी प्रॉपर्टीज शो की जाती हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, है ना, इसके अलावा लो अट्रैक्शन फोर्सेस, डिफ्यूजन, फ्लूइडिटी, तो ये सारी की सारी क्यों होती हैं? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं है. तो हम ये क्या देख रहे हैं? सपोज करिए कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस. तो इंटर molecular structure is not very much closely packed. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स ये इसके अंदर जो पैकिंग है वो थोड़ी लूज रहेगी. अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं गैस पे, तो गैस में तो आप सभी को मालूम है बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो उसमें तो बिल्कुल भी पैकिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है ही नहीं. तो हम कह सकते हैं कि ये गैस, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, और इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो नॉट closely
पैक्ड, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप अच्छे से जानते हो। नाउ वी शुड कम टू द प्लाज्मा स्टेट। ये हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट फिर भी एक रिवीजन होना जरूरी है। सो द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा होता क्या है और वो कैसे बनता है, अभी जब आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपको थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। क्या होता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है शायद आपने, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इन द फर्दर चैप्टर आई विल टेल यू। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपने सब्सटेंस पढ़ा, आपको ये पता चल गया कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि सपोज करिए कि ये कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल है और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। या हम अभी कह सकते हैं कि सपोज करिए एक एटम है, ठीक है। तो इस एटम में ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब किसी एटम को बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है, तो कुछ एटम्स प्रॉपर्टी शो करते हैं एक पर्टिकुलर, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, माइनस लगाया है मैंने, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो आयन बन जाता है, ठीक। ये सब हम अभी चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन मुझे अभी आपको प्लाज्मा स्टेट समझाना है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ कि आपको पता चल गया कोई भी सब्सटेंस के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं। एटम को जब हम बहुत एनर्जी देते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है, कुछ एटम्स, सारे एटम्स नहीं करते, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और वो क्या बना देते हैं, आयन बना देते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा यही होता है जब कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि स्टार्स हैं या सन है, उसके अंदर ना प्लाज्मा स्टेट होती है। सन के अंदर हाई टेम्परेचर है और सन के अंदर एक्चुअली हीलियम भरा होता है। तो हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी आप ये समझ लो सिर्फ कि जैसे सन है, मान लीजिए स्टार्स हैं, आपको पता है स्टार्स आर ऑल्सो द फायर बॉल्स, और सन तो सब जानते हैं कि उसके अंदर फायर है। तो सोचो उसके अंदर टेम्परेचर कितना हाई होता होगा। तो उस हाई टेम्परेचर के कारण जो सन है या जो स्टार्स हैं, इसके एटम्स, जो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ये हीलियम एटम है, हम सन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये सन है आपका, है ना, ये इसमें और ये हीलियम एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक। तो ये एटम्स इस हाई टेम्परेचर के कारण कुछ हीलियम एटम्स में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड द सन और इनसाइड द स्टार्स, सम ऑफ द एटम्स ऑफ हीलियम emit some electrons from it। अब क्या होता है, इस एटम के अंदर, इस सन के अंदर कुछ तो एटम्स बचे और कुछ आयन बन गए। आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपको वापस एक बार से बताती हूँ। सपोज करिए कि सन है, ठीक, इसके अंदर जनरली हीलियम गैस होती है, ठीक। अब जो हीलियम गैस है, सपोज करो कि ये हीलियम गैस है, उसमें बहुत सारे एटम्स है, और गैस है तो एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड तो होंगे नहीं। अब जब इतना हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर, तो कुछ एटम्स ने तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया और ये बन गया अपना आयन, ठीक है। दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया और ये रह गया एटम। तीसरे इसने भी एटम रहा और इसने कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया। चौथा जो एटम था उसने भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया और ये बन गया आयन। अब आपको क्या पता चल रहा है कि सन के अंदर एक मिक्सचर बन गया, किस चीज का, आयंस का प्लस एटम्स का। तो ये जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ एटम्स एंड आयंस, ये हमें देता है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। अभी कोविड की जो ट्रीटमेंट चली थी, तब न्यूज में सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे। वो प्लाज्मा ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। अब अभी फिलहाल तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नेचुरल है। सन में या स्टार्स में जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर सम ऑफ द एटम्स इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स आयंस, एंड द मिक्सचर ऑफ आयंस एंड एटम्स इज नोन एज प्लाज्मा। और आपको पता है ये जो सन इतना चमकता है, इसमें जो इतनी शाइन होती है, या स्टार्स में जो इतनी शाइन होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इनसाइड इट, ठीक है। अब हम अगर आर्टिफिशियल प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं अगर हम, तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा स्टेट हमें पता है कहाँ मिलती है।
आपने कभी देखी वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं ऑरेंज कलर की लाइटें लेके, उन्हें हम नियॉन लाइट्स कहते हैं, सब बच्चे जानते हैं ना। नियॉन लाइट्स वो एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट होती है, वो रात को भी चमकती है, डार्क में भी चमकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा इनसाइड इट। कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल होते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो आपने ऑरेंज कलर की डंडियां देखी होंगी पुलिस वालों के पास, वो प्लाज्मा से बनती हैं। होता क्या है, आर्टिफिशियली प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, कांच की ट्यूब होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर ये सब मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाए जाते हैं वगैरह वगैरह, सब आपके कोर्स में आगे आने वाला है, ठीक है। तो सपोज करो कि एक ये इसका टर्मिनल से जोड़ दिया, ये प्लस पे जोड़ दिया माइनस पे, तो ये कैथोड बन जाता है, ठीक है, ये प्लस है और ये एनोड बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये मेटल प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर एक मेटल प्लेट होगी, यहाँ पर एक मेटल प्लेट, इसके अंदर हम गैस भर देते हैं। अब इस गैस को हमने हीलियम गैस भर दी, मान लीजिए नियॉन्स, अगर हम नियॉन का एग्जांपल लेते हैं तो अभी अपन जैसे देखते हैं ना वो पुलिस वालों के पास जो होती है, उसमें क्या होता है ना, इस ग्लास में, अच्छा ये कांच की ट्यूब ली जाती है, इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, क्यों, ताकि इसके अंदर जो भी फिनोमिना होगा वो आपको दिखाई दे सके। तो मान लीजिए इसमें नियॉन भर दिया, अब यहां से हमने करंट देना शुरू किया, एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग, ये बैटरी है, ठीक है। तो जब हम इसको ये देना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पर ये एटम्स, ये सारी गैस भरी है नियॉन, तो नियॉन के एटम्स होंगे ना यहाँ पे, तो अब इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन और माइनस का साइन उसका चार्ज होता है, ये सब आपको पढ़ा दूंगी मैं तो, और शायद 9th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो ये चमकने लग जाता है, ये ऑरेंज कलर का चमकता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ना प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर कुछ अगर मान लीजिए आपने जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया, बैटरी से जितनी भी एनर्जी दी, उससे सारे एटम्स तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा, किस चीज का, एटम्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो फिर हमारे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली प्लाज्मा प्रोड्यूस करके अब ये बहुत सारी चीजों में यूज होती है। तो आपने जो एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखा है वो पुलिस के डंडे नियॉन, उसमें नियॉन। तो अच्छा, एक और बात कि अलग अलग गैसेस अलग अलग कलर प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइट कलर प्रोड्यूस करती है, नियॉन जो होता है वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही अपना हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन रेड कलर प्रोड्यूस करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। ये सब मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। अभी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तो सबको पता है, प्लाज्मा और BEC थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या होता है, एक हमारे साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस ने आई थिंक 1920 के करीब 1920 के करीब कुछ स्टडीज की थी और उन्होंने एक अलग ही स्टेट ऑफ मैटर बताया था। उसके बाद फिर आइंस्टाइन जो थे उन्होंने भी उस पर काम किया और फिर बाद में इन दोनों के जॉइंट काम के रिजल्ट के रूप में हमको एक नई स्टेट मिली जिसको कि हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो गैसेस होती है ना उनको बहुत सुपर कूल किया जाता है। पहली बात तो वो जो गैस होती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी 1/100 या मतलब 1/1000 पार्ट ऑफ एयर, इतनी डेंसिटी कम होनी चाहिए। मतलब एयर की जो डेंसिटी होती है उससे लगभग 100 गुना या 1000 गुना कम डेंसिटी होती है। उसके बाद इनको सुपर टेम्परेचर पर कूल किया जाता है, प्रेशर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तब जाके एक अजीब सा कुछ स्टेट बनती है, उसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। ये आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो हम इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। फाइन, अब अपन आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विच इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंसेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है? ऑन दिस बेसिस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स। पहला प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और सेकंड होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक, और इम्प्योर सब्सटेंस में आता है हमारे पास मिक्सचर, राइट। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई प्योर सब्सटेंस होता क्या है? तो प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस which is formed of similar type of particles यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब? पार्टिकल या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। वैसे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बट अगर नहीं भी पता होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एटम एंड पार्टिकल। ये तो आपको पता है कि एटम का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ वेरियस एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। लेकिन आपको ये पता है कि एटम जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता जनरली, इसीलिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। इसका भी रीजन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, एटम्स आर नॉट ऑलवेज स्टेबल। ये सब मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए 10th क्लास के स्टूडेंट हो, बट स्टिल आई विल डिफाइन, ठीक है। तो अभी अपन ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ या विच कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट, ठीक। अच्छा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। कंप्लीट डेफिनेशन ये है, अब क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि चलो अगर मान लो मैं बोलूं कि एक आयरन की रॉड है, सपोज करो, ठीक है, और एक आयरन एक एलिमेंट है एंड इट विल बी प्योर सब्सटेंस। अगर पूरी रॉड में सिर्फ आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, आयरन के एटम्स ही हों अगर मान लीजिए, तो डेफिनेटली इट इज प्योर, ठीक। अब हम इस प्योर सब्सटेंस को कितना भी मार लें, कितना भी पीट लें, कितना भी तोड़ लें, बट आयरन के अलावा उस रॉड के छोटे छोटे से पाउडर के टुकड़ों में भी सिर्फ आयरन ही मिलेगा। बट व्हाट अबाउट कंपाउंड? जब मैं कह रही हूँ कि प्योर सब्सटेंस वो है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, तो व्हाट अबाउट H2O? इट इज कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। तो इसीलिए ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, मैंने कहा था इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। अब ध्यान से सुनना, प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसमें सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, बट उनका जो प्रपोर्शन होता है, उनका जो रेशियो होता है वो डेफिनेट होना चाहिए, तब जाकर वो एक प्योर सब्सटेंस बनाता है। भाई इतना तो समझ में आ गया कि एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम और सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इट विल नेवर कंटेन एनी अदर एटम, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो प्योर है। बट इन कंपाउंड व्हाट यू आर सीइंग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन एटम मिलेगा, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का। फाइन। तो इसका मतलब अब आपको प्योर सब्सटेंस समझ आया कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज विच कैन कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन देम, बट द रेशियो मस्ट बी डेफिनेट। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। अच्छा, अब मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर में हालांकि हम इसको डिटेल में बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई मिक्सचर क्या होगा। दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेज बिकॉज द रेशियो ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मिक्सचर इज नॉट डेफिनेट। वेरी सिंपल। अब अगर मान लो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आप कितनी भी शुगर डालो, कितना भी वाटर डालो, राइट, तो ये हो जाता है। हालांकि आपने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की पढ़ी तो होनी चाहिए 9th क्लास में बहुत डिटेल, लेकिन अब कितना याद है वो मुझे नहीं पता, इसलिए शॉर्ट में तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा ही देती हूँ, बिकॉज 10th क्लास इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा हाँ, एक और बात कि आज तो मेरे को आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करनी है, तो आई विल गिव यू द वर्कशीट, लेकिन हम उसे सैटरडे डिस्कस करेंगे। सारे वर्कशीट जो भी मैं सप्ताह भर में दूंगी आपको, वो हम सैटरडे डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट के ऊपर वापस। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अच्छा, एक और बात, जो प्योर सब्सटेंस होगा डेफिनेटली उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत शार्प होंगी। शार्प प्रॉपर्टीज होने का मतलब क्या?
प्योर सब्सटेंस में डेफिनेट प्रोपोर्शन है अगर, या एक ही सब्सटेंस, एक ही एटम है, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक ही टाइप के एटम्स हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या देखोगे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो शार्प होंगी, इन द सेंस अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 है तो वो 100 ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देयर आर नो इम्प्योरिटीज, कोई अलग से कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अगर आप डिस्टिल वाटर की बात करेंगे तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा, अगर आप उसमें कुछ और घोल देंगे तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंस, दैट मीन्स नो इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत शार्प होती हैं, उनकी डेंसिटी शार्प होगी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है, उनमें कोई भी ऊपर नीचे वेरिएशंस नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करेगा तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बिल्कुल सटीक रिजल्ट्स देंगे, बहुत प्रिसाइज रिजल्ट देंगे, उनमें कोई भी खराबी होने की मतलब आशंका नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी आप लोग लेबोरेटरी में जब काम करते हो तब इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझोगे कि कोई भी रिएक्शन अगर है तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट आना कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में अभी अपन ने ये पढ़ लिया। अब हम आगे एलिमेंट्स पर। एलिमेंट क्या होते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट जनरली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक। तो अब हम आएंगे एलिमेंट के ऊपर। इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेज एंड टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक 118 एलिमेंट्स बनाए जा चुके हैं, कुछ उनमें से नेचुरल अकरिंग है, जैसे कि 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, और इसमें से 24 जो हैं वो आर्टिफिशियली मेड हैं, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच आर जनरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। टिल नाउ 118 total elements have been discovered, from out of which 94 elements are naturally occurring while 24 elements are artificially made। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल बात करेंगे, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ वगैरह वगैरह, बाय।